नमस्कार, मैं हूं गुंजन। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है मानहानि और उससे जुड़े कानून। एक इंसान की इज्जत उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है और अगर उसे चाहते या ना चाहते हुए कोई आहत करे तो क्या विकल्प है आपके पास? इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मानहानि के लिए दो तरह की कार्रवाई की जा सकती है। उसके लिए आपराधिक मुकदमा चलाकर मानहानि करने वाले व्यक्ति और उसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों को न्यायालय से दंडित करवाया जा सकता है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर मानहानि से किसी व्यक्ति की या उसके व्यवसाय की या फिर दोनों की हानि हुई हो तो वो उसका हर्जाना पाने के लिए दीवानी दावा न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है और हर्जाना ले सकता है। मानहानि क्या है? जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए शब्दों, संकेतों या दृश्यों से किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से व्यक्ति की ख्याति की अपहानि हो तो ये कहा जाएगा कि वो उस व्यक्ति की मानहानि करता है। मानहानि को भारतीय दंड संहिता में एक आपराधिक कृत्य माना गया है। यहाँ मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आता है। किसी कंपनी या संगठन या व्यक्तियों के समूह के बारे में भी ये बात लागू होगी। व्यंग के रूप में की गई कोई बात भी इस श्रेणी में आएगी। मानहानि के इन अपराधों के लिए धारा 500, 501 और 502 में 2 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। जो कोई व्यक्ति अपनी मानहानि के लिए मानहानि करने वाले के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाना चाहता है उसे सीधे ही शिकायत लेकर डॉक्यूमेंट्स के साथ क्षेत्राधिकारी के न्यायालय में लिखित में प्रस्तुत करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी मानहानि से हुई हानि की क्षतिपूर्ति प्राप्त करना चाहता है, सबसे पहले उन लोगों को जिनसे वो क्षतिपूर्ति चाहता है एक नोटिस देनी चाहिए कि वो उनसे मानहानि से हुई क्षति के लिए कितनी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में चाहता है। अंत में दोनों पक्षों के तर्क सुनकर निर्णय किया जाएगा। यहाँ पर्याप्त प्रूफ न होने पर दावा खारिज भी किया जा सकता है और पर्याप्त प्रूफ होने पर हर्जाना मंजूर किया भी जा सकता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं मानहानि पर। इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो, कुछ जानना चाहते हो तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर अब स्क्रीन पर फ्लैश होगा। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं एडवोकेट विवेक नासा। वेलकम सर। थैंक यू। विवेक सर, मानहानि जी बहुत अनछुआ टॉपिक है अगर हम बात करें लॉ में। जी मानहानि एग्जैक्टली है क्या? अगर हम बात करें तो जैसे शब्द इसका शब्द ही है मानहानि। मानहानि यानी कि मान की हानि, यानी कि आपकी रेपुटेशन की हानि, या अदरवाइज लीगल टर्म्स में कहें तो डिफेमेशन। अब ये डिफेमेशन है क्या? डिफेमेशन है कोई भी ऐसे शब्द बोले जाएं या फिर ऐसे शब्द लिखे जाएं या पब्लिश किए जाएं जो कि किसी के मॉरल कैरेक्टर के बारे में बात करें या उसके किसी भी पर्सनल कैरेक्टर को टच करें। यानी इन सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, सिंपल वर्ड्स में कहें तो ऐसे कोई भी शब्द ये जो बोले गए हैं या लिखे गए हैं या पब्लिश किए गए हैं जो कि पब्लिक एट लार्ज जिसको एक्सेस कर सकती है, पढ़ सकती है, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म हो, कि रेपुटेशन को क्षति पहुंचे, वो सब कुछ डिफेमेशन है। जी। इसके एलिमेंट्स क्या हैं? एज पर लॉ अगर बात करें तो अगर हम देखें कि एलिमेंट्स क्या हैं, अगर हम बात करें तो कानूनी तौर पे तो डिफेमेशन जो है क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है, सिविल ऑफेंस भी हो सकता है। एक हमारा ही देश है भारत देश जिसमें कि डिफेमेशन या मानहानि जो है क्रिमिनल ऑफेंस है। वर्ल्ड के सारे देशों में मानहानि जो है सिविल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। ऑल्दो अगर मानहानि को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक तो है जो लिखित मानहानि, लिखित में अगर ऐसा कुछ किया जाए उसको इंटरनेशनली लिबेल कहते हैं, और अगर वर्बली अगर कहा जाए कोई भी शब्द तो उसे स्लैंडर कहते हैं। ऑल्दो जो हमारे इंडियन जो कानून है, जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उसमें लिबेल और स्लैंडर जो है अलग से डिफाइन नहीं किया गया। तो उसमें साफ साफ क्या कहा गया है, आईपीसी की धारा सेक्शन 499 में डिफेमेशन डिफाइन किया गया है। अब जानते हैं वो है क्या। सेक्शन 499 के अनुसार ऐसा कोई भी शब्द जो कि बोला गया हो या फिर ऐसा कोई भी शब्द जो लिखा गया हो जिसको पब्लिक एट लार्ज एक्सेस कर सके और वो पब्लिश किया गया हो। अब पब्लिश का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अखबार में ही पब्लिश किया गया हो। पब्लिश का मतलब यहाँ पे है कि ऐसा कुछ लिखा गया हो या जैसे टीवी पे भी चलाया गया हो जो पब्लिक एट लार्ज एक्सेस कर सके। तो ऐसे कोई वर्ड जो लिखे गए हो, बोले गए हो या वर्बली किसी तरीके साइंस या जेस्चर्स किए गए हो जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति की रेपुटेशन, मॉरल कैरेक्टर कम हो जाए
या पब्लिक को लगे, थर्ड पर्सन को लगे कि इस व्यक्ति का जो कैरेक्टर है ये सब कुछ बोलने की वजह से कम हो गया है। हाँ, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अब जीवित नहीं है, उसके बारे में बोल दिया, तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से, सेक्शन 499 के हिसाब से, अगर कोई व्यक्ति अगर मृत भी है, उसके बारे में भी अगर ऐसे कोई शब्द बोले गए हैं या लिखे गए हैं, और अगर वो व्यक्ति जिंदा होता तो उसकी मानहानि हो जाती, तो वो भी मानहानि के क्षेत्र में ही आएगा। जी। वकील साहब, जो भारत है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, वी हैव द राइट टू स्पीक व्हाटएवर वी वांट टू, जो हम बोलना चाहें हमें पूरा अधिकार है। ऐसे में ये डिफॉर्मेशन कहाँ से आ गया? क्योंकि आप जब कुछ भी बोल सकते हैं, आपको वो अधिकार है, तो फिर मानहानि वाली बात कहाँ से आई इसमें? अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा भारत फ्री कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम यहाँ कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये राइट आया कहाँ से? जैसे प्रेस भी है, मीडिया भी है, मीडिया को भी राइट है, फ्रीडम है स्पीच और एक्सप्रेशन का, कुछ भी आप दिखा सकते हैं। यही मीडिया इसी स्तंभ पे ही खड़ी हुई है। तो ये आया कहाँ से? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(a) कहता है एवरी सिटीजन हैज राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि हम कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। पर जैसे कि आप जानते होंगे कि हर फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। हर फंडामेंटल राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी खुद ही कहता है कि हर कोई फंडामेंटल राइट है, पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। आर्टिकल 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट किए गए हैं। अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वो होंगे, या तो कोई कानून है, उस कानून में अगर किसी चीज से बार किया गया है तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ अगर इसको कोरिलेट करें तो डिफेमेशन है, हम किसी की रेपुटेशन डाउन नहीं कर सकते। हाँ, ये है हमें फ्रीडम है कुछ भी बोलने का, कुछ भी लिखने का, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी तरीके से, पर किसी को डिफेम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम, ये अपना राइट है हमारा कि बोलने का, पर हम किसी और के राइट को इन्फ्रिंज अपॉन नहीं कर सकते, कि हम किसी और की मान को क्षति नहीं पहुंचा सकते, अनलेस एंड अनटिल हम सच बोल रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास प्रूफ है। जी। वकील साहब, मान लीजिए किसी ने आपको कुछ ऐसी बात कही जो बुरी लग गई, या मानहानि है या डिफॉर्मेशन है, जी, तो क्या कर सकते हैं? कैसे केस कर सकते हैं? उस पर क्या प्रूफ होगा हमारे पास? जी, मानहानि, अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा, भारत में मानहानि क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है, और मानहानि के अगेंस्ट हम सूट फॉर डैमेजेस ला सकते हैं, यानी कि सिविल एक्शन भी ला सकते हैं। अब पहले बात करते हैं, अगर क्रिमिनल एक्शन हो तो पीनल एक्शन किस तरीके से लाया जाए। मानहानि सेक्शन 499 में डिफाइंड है, और सेक्शन 500, 501 और 502 में उसकी पनिशमेंट है। अगर कोई किसी व्यक्ति को डिफेम करता है तो सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी के अनुसार 2 साल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति या कोई पब्लिशर या कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर कुछ ऐसा पब्लिश करता है तो भी 2 साल की सजा है। और 502 के हिसाब से ये जो पब्लिश मटेरियल है, कोई डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेल आउट करता है, बेचता है कोई अपनी दुकान पे, तो भी उसमें 2 साल की सजा है। अब ये केस लाया कैसे जाए? सेक्शन 499 में डिफेमेशन का ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। तो आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, और आपको शो करना पड़ेगा कोर्ट के पास कि इस तरीके से इस व्यक्ति ने मेरी मान को हानि की है, ये चीजें बोली हैं, ये चीज पब्लिश की है। आपको मटेरियल लेके जाना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी इस व्यक्ति ने कहा वो डिफेमेशन के डेफिनेशन में आता है, और इसे 2 साल की सजा दी जाए। उस व्यक्ति के ऊपर, अब जिसके ऊपर आपने एक्यूजिशन लगाया या जिसने आपको डिफेम करने की कोशिश की थी, ऐसी स्टेटमेंट्स मेक आउट की थी, उसके पास ये डिफेंस है। कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं, वो सारी एक्सेप्शंस को वो कवर, अगर वो एक्सेप्शंस पे कवर होता है तो वो डिफेमेशन के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो उसे ये दिखाना है कि वो एक्सेप्शंस की डेफिनेशन में कवर हो, और उसने जो बोला है वो सच बोला है। अब अगर बात करें सिविल एक्शन की, सिविल एक्शन में हम, जिस बंदे ने, किसी भी व्यक्ति ने अगर आपके खिलाफ ऐसी कोई बातें कही हैं जिसको आपको लगता है मानहानि हुई है, तो आप सूट फॉर डैमेजेस ला सकते हैं या सूट ऑफ डिफेमेशन ला सकते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो लिखित में डिफेमेशन की गई, मानहानि की गई, उसे हम लिबल कहते हैं। तो सिविल एक्शन जो है सिर्फ लिबल के लिए लाया जा सकता है, यानी कि ऐसे एक्शंस के लिए अगर कोई रिटन में आपके खिलाफ डिफेमेशन की गई है, ऐसा कुछ लिखा गया है और वो पब्लिश किया गया है, और साथ साथ मेजर इंग्रेडिएंट क्या है, मेजर रिक्वायरमेंट क्या है, वो जो भी लिखा गया है वो तो फॉल्स होना चाहिए, गलत होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, और पब्लिश हो। पब्लिश मतलब पब्लिक एट लार्ज उसको एक्सेस कर सके। अगर ऐसा कुछ है तो आप सिविल एक्शन लेके आ सकते हैं और सूट फॉर डैमेजेस मांग सकते हैं। अपनी
अब वैल्यूएशन कर सकते हैं कि भाई मेरी जो मान की इतनी जो क्षति हुई है उसका अमाउंट ये है, और उसके खिलाफ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा काफ़ी केसेस ऐसे फाइल करते हैं, 1 करोड़ का 10 करोड़ की मानहानि हो गई, उस तरीके का केस फाइल कर दिया, उसमें वैल्यूएशन कर लेते हैं, उसकी वैल्यू के हिसाब से कोर्ट फी पे करनी पड़ती है, और उसके बाद आप अपना मानहानि का दावा लेके आ सकते हैं। जी वकील साहब, आपने कहा वैल्यूएशन कर लेते हैं कि आपकी कितनी मानहानि हुई, जी। ये वैल्यूएशन कैसे की जाती है? ये वैल्यूएशन फ्री है, एक व्यक्ति फ्री है कि कितनी वो अपनी वैल्यू लगाना चाहता है। आप कोई भी व्यक्ति कह नहीं, देगा, मान लीजिए किसी ने कुछ कहा मुझे और जी। गलत कहा, जी तो मैं उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकती हूँ कि मुझे 10 करोड़ की हानि हो गई, मानहानि मेरी हो गई, तो कैन आई डू दैट? आप कर सकते हैं, पर आपको पहले इंग्रेडिएंट्स देखने हैं। पहले जो कोई भी आप पे एलिगेशन लगाई गई, पहले वो फॉल्स होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए। दूसरी चीज, वो जो एलिगेशन लगी है उससे आपकी रेपुटेशन को हानि होनी चाहिए कि हानि हुई है, ये तो आप ही बताएंगे। हानि किस तरह की, किस हानि की आपकी बात कोई भी है? एलिगेशन है आपके अगेंस्ट, आपकी एक रेपुटेशन है, मॉरल कैरेक्टर है, मॉरल कैरेक्टर को अफेक्ट करती है कोई चीज, किसी पब्लिक एट लार्ज को, थर्ड पर्सन को लगता है एक इस व्यक्ति का मॉरल कैरेक्टर था, ये बात करने के बाद वो मॉरल कैरेक्टर डाउन हो गया। किसी भी कैरेक्टर की बात की जाए, एक मानहानि है ही कैरेक्टर के बारे में, तो वो जब कैरेक्टर डाउन हो जाएगा तो पहले बात पे सच्चाई, ये बात जो है फॉल्स होनी चाहिए, सच ना हो, आपकी मानहानि हुई हो, आपका कैरेक्टर पे टच की गई हो। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट जो है वो पब्लिश की गई हो, यानी कि लिखी गई हो और पब्लिक है उसको एक्सेस कर सकती है, चाहे वो न्यूज़पेपर में है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं आ गई, या फिर किसी किताब में भी लिख दिया गया, मैगजीन में भी लिख दिया गया, तो तब सिविल सूट लाया जा सकता है। अब आती है बात वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन कौन करेगा? वैल्यूएशन आपने खुद ही करनी है कि मेरी मान की कीमत इतनी थी और मैं इतना सूट लाऊंगा। अब ये वैल्यूएशन कम और ज्यादा करने का से क्या फायदा और क्या नुकसान होता है, और कौन कर सकता है? आप खुद ही कर लीजिए। पर अगर आपने 10 करोड़ की वैल्यूएशन कर ली कि मेरे मान की वैल्यू तो 10 करोड़ थी, उस केस में आपको 10 करोड़ के ऊपर ही कोर्ट फी देनी पड़ेगी। और अगर आपने वैल्यूएशन की मेरी मान की कीमत जो थी 1 लाख थी, तो आप 1 लाख पे ही कोर्ट फी देंगे। तो जाहिर है कि 10 करोड़ पे कोर्ट फी बहुत ज़्यादा होगी अगर कंपेयर करें कोर्ट फी 1 लाख के ऊपर। तो ये एक डेटरेंट हो सकता है। हाँ, पर आप डैमेजेस का सूट उसी हिसाब से ला सकते हैं। यू आर फ्री टू वैल्यू योरसेल्फ, आप अपनी वैल्यूएशन तो खुद कर सकते हैं, पर उसी हिसाब से कोर्ट फी भी भरनी पड़ेगी। जी। तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं मानहानि पे। इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो, आपकी कोई राय हो, आप कुछ कहना चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू, मैं हूं गुंजन। जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है मानहानि। वकील साहब, मानहानि पे आपने कहा आप प्रूफ लेके जाएंगे, अगर कुछ पब्लिश हुआ है तो उसकी कटिंग होनी चाहिए, कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। मान लीजिए कि 2 ही जने हैं जी, और किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ कहा जो कि मानहानि जैसा ही था जी। तो वो कैसे प्रूव किया जाएगा कोर्ट में? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने तो सिर्फ कहा है और मान लीजिए गुस्से में था, आप रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो हाउ विल यू प्रूव इन द कोर्ट कि हाँ इसकी वजह से मेरी मानहानि हुई है? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब किसी भी ऑफेंस को प्रूव करने के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट तो यही है कानून के हिसाब से कि ऐसा कोई कुछ भी हुआ है। अब आपकी बात ठीक है, 2 ही व्यक्ति थे, उसमें आप 2 ही व्यक्ति के केसेस में किसी एक व्यक्ति ने दूसरे के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक बात कर दी, पर दो व्यक्ति होने की वजह से ये चीज़ पब्लिक एट लार्ज के सामने नहीं गई। तो जहां तक पब्लिक एट लार्ज वाली बात है वो तो सेटिस्फाई हुआ नहीं इंग्रेडिएंट। अब बात करते हैं आप दोनों ही थे, तो कोई भी अगर ऑफेंस हमें प्रूव करना है तो पहले तो कंप्लेंट करने वाले को दिखाना पड़ेगा कि हाँ वो ऑफेंस हुआ है, या तो आपके पास कोई रिकॉर्डिंग हो। अदरवाइज जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे ऑफेंस हुआ है या नहीं, तो कंप्लेंट मेंटेनेबल ही नहीं होगी। अगर हम छोटे और भी किसी ऑफेंसेस की बात करें, रेप है, मर्डर है, या छोटे से कोई चोरी के ऑफेंसेस भी हैं, तो आपको मटेरियली दिखाना पड़ता है कि हाँ ये इंसिडेंट हुआ है। अगर आप नहीं प्रूव कर पाएंगे कि इंसिडेंट हुआ है या नहीं हुआ, अगर कंप्लेंट दायर हो भी जाएगी तो भी कोर्ट में फेल हो जाएगी। तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, पहले तो आपको मटेरियल लेके आना पड़ेगा कि आपकी डिफेमेशन हुई है। और डिफेमेशन एक कंसिडर की जाती है पब्लिक एट लार्ज के सामने। हाँ, अगर आपको कुछ बोल दिया, 20 आदमियों के बीच में बोल दिया, पब्लिक के बीच में, तो 4 बंदे आएंगे, आप कोर्ट में उनका एविडेंस कराइए, तब ये प्रूव हो जाएगा, तब समनिंग की जा सकती है जो है एक्यूज्ड है उसकी कि उसने आपके खिलाफ डिफेमेटरी बोला था। अगर कुछ मटेरियल है, मैगजीन में आया, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, आपके पास वीडियो होगा, या फिर किसी मैगजीन में आया, आप उसकी कटिंग लेके आ जाएंगे, तो उसके बाद ये प्रूव हो जाएगा। और अगर जहाँ तक सिविल एक्शन की बात करें तो उसमें तो सिर्फ आपको मटेरियल ही ऑन रिकॉर्ड रखना है,
और कि भाई मेरा डिफेमेशन हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट थी, डिफेमेशन हो गया और ये पब्लिश हो गया। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा, ऑपोजिट पार्टी के ऊपर, रिस्पोंडेंट के ऊपर, कि वो आके प्रूव करे नहीं जो मैंने बोला बिल्कुल सच बोला, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं थी, डिफेमेशन इसलिए हो नहीं सकती। जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि दो जने अगर एक दूसरे को कुछ कह देते हैं तो वो डिफेमेशन या मानहानि में नहीं आएगा, जब तक एट लार्ज लोग, कम से कम 8-10 लोग उसको सुन न लें और आपकी इज्जत की धज्जियां ना उड़ जाएं। जी, मानहानि का मतलब क्या है कि मान की हानि हुई। मान की हानि किसके सामने हुई? पब्लिक एट लार्ज, एटलीस्ट कुछ लोग तो हो। और अगर आपको लगता है कि आपके आप एक व्यक्ति ने आपकी मान की हानि कर दी, ऐसे कुछ शब्द बोल भी दिए हैं, तो आपको प्रूफ तो करना है, प्रूफ तो करना ही पड़ेगा, प्रूफ तो लेके आना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने ऐसे शब्द बोले हैं। अदरवाइज तो कोई भी किसी के खिलाफ फॉल्स एलिगेशन लगा देगा। आज मैं भी खड़ा हूं, मैं किसी के खिलाफ भी जाके फॉल्स एलिगेशन लगा दूंगा, जी मुझे उससे बदला लेना है या कुछ भी करना है, मैं जाके फॉल्स एलिगेशन लगा सकता हूं कि इसने मुझे आपत्तिजनक शब्द बोले हैं। तो ये प्रूफ जरूर करना पड़ेगा। एसेंशियल इंग्रेडिएंट तो है ही कि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो मटेरियल तो ऑन रिकॉर्ड लाना ही पड़ेगा। जी जी, चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। नमस्कार, अपना नाम बताइए। चलिए संपर्क टूट गया है। खैर वकील साहब, आपने कहा कि अगर कोई मृत व्यक्ति है, उसके खिलाफ कोई आप आपत्तिजनक बात कहते हैं या मानहानिकारक बात कहते हैं, उस केस में कौन बंदा सू कर सकता है? जी, अब हम बात करें, अब यहाँ पे सिविल एक्शन भी लाया जा सकता है और क्रिमिनल एक्शन भी लाया जा सकता है। अगर हम बात करें क्रिमिनल एक्शन की, तो अगर कोई व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति के बारे में भी ऐसा कुछ कहता है जिससे कि अगर वो मृत व्यक्ति अगर जीवित होता उसकी मानहानि हो जाती, तो एक कंप्लेंट लाई जा सकती है। कंप्लेंट कौन लाएगा? उसके बच्चे या उसके हियर्स या ऐसे कुछ लोग जो कि जिसकी वजह से उन लोगों को उनके मान की हानि की भी हो जाए, वो व्यक्ति ला सकते हैं। जैसे कि उनके बच्चे हैं, फादर का नाम खराब होगा तो ऑब्वियसली बच्चों का नाम भी खराब होगा, तो वो लोग क्रिमिनल एक्शन ला सकते हैं, कंप्लेनेंट बन सकते हैं। सिविल एक्शन की बात करें तो अमूमन सिविल एक्शन में किसी मृत व्यक्ति के अगेंस्ट डिफेमेशन किया गया हो तो सूट फॉर डैमेजेस नहीं ला सकते। उसमें एक्सेप्शन है कि अगर वो डिफेमेशन उसके हेयर्स, उसके बच्चों, उनसे रिलेटेड हो और उनका भी, उनकी रेपुटेशन को भी हार्म हो, तो वो बच्चे सूट फॉर डिफेमेशन, सूट फॉर डैमेजेस ला सकते हैं, सिविल एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जी जी, चलिए राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं यमुनानगर से। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार मैम। पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर मेरा सवाल है, जो कोर्ट फीस जमा होती है जी मानहानि की, जी, वो कितने % होती है? देखिए, कोर्ट फी का हर स्टेट की कोर्ट फी डिफरेंट हो सकती है। हर स्टेट में टेबल होता है, एड वल्डरम कोर्ट फी होती है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका अमाउंट कितना है। अगर आपने 1 लाख के ऊपर किया है तो करीबन 2-2.5 हज़ार रुपये कोर्ट फी होती है। उसी हिसाब से स्लैब बने होते हैं, सरकार ने स्लैब बनाए हुए हैं कोर्ट फी के। तो जो भी आपकी वैल्यूएशन आप करेंगे, वो सूट वैल्यूएशन एक्ट के हिसाब से आपकी सूट की वैल्यू निकाली जाएगी और उस पर कोर्ट फी देनी होती है। अगर आपको जानना है कि आप मानहानि का दावा ला रहे हैं और कितनी कोर्ट फी एग्जैक्ट होगी, वो डिपेंड करेगा। आप या तो खुद भी वो टेबल देख सकते हैं या किसी वकील से पूछ सकते हैं, जी मैं इतना एक मानहानि का दावा लाना चाहता हूँ, इतने लाख की, इतने करोड़ की मेरी मान की हानि हुई है, मुझे ऐसा लगता है, तो कितनी कोर्ट फी होगी, तो आपके वकील बता देंगे। हर स्टेट की डिफरेंट टेबल्स है, हर स्टेट ने अलग अलग वैल्यूएशन टेबल्स निकाले हुए हैं, उसको देखना पड़ेगा और जो भी आपकी मान की हानि की आप वैल्यूएशन खुद निकाल रहे हैं उसके हिसाब से कोर्ट फी देनी पड़ेगी। जी जी, चलिए ईश्वर सिंह एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार से। ईश्वर सिंह जी नमस्कार। ईश्वर सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए फिर से इनसे संपर्क टूट गया है। खैर वकील साहब, मानहानि की जब हम बात करते हैं तो किस तरह की बातें मानहानि में आती हैं? ऐसी कोई भी बात, ऐसे कोई भी शब्द जो बोले जाएं और आप जिससे कि आपकी रेपुटेशन खराब हो पब्लिक एट लार्ज के सामने, या ऐसे कोई भी शब्द जो कि लिखे गए हों और वो पब्लिश किए जाए। पब्लिश कहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, किसी न्यूज़ चैनल पे बोल दिया या एग्जैजरेशन कर दी किसी भी चीज़ की। कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी फैक्ट है, उसकी एग्जैजरेशन कर दी, जैसे कि बोला कि बड़ा चढ़ा के बोल दिया किसी नेता को, हम वैसे हुई 2 महीने की सज़ा, बोल दिया जी 2 साल की सज़ा हो गई। मतलब ऐसी चीज़ें जो सच ना हो, ऐसे शब्द बोले जाएं या लिखे जाएं जो पब्लिक एट लार्ज एक्सेस कर सके और जिससे कि रेपुटेशन एक व्यक्ति की खराब हो, एक जो मॉरल कैरेक्टर है उसे टच डाउन करे, उसके मॉरल कैरेक्टर को डाउन करे, या उसके कास्ट के बारे में कोई बोले, या कोई नेम कॉलिंग करे कि ये व्यक्ति तो ये फला है, ये व्यक्ति तो ढींग है, तो उस तरह की अगर नेम कॉलिंग है, ये सब कुछ डिफेमेशन में ही आएगा। जी वकील साहब, कई बार हम किसी को राय दे देते हैं
जी चलते हुए Opinion. ओपिनियन दे देते हैं कि दिस यू कैन डू दिस नॉट, या ये हमारा ओपिनियन है, तो क्या इसे भी मानहानिकारक माना जाएगा इन एनी केस? जी, अभी देखना पड़ेगा कि वो ओपिनियन किस तरीके का है। अब कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट की हैं कानून में कि अगर एक ओपिनियन हमने कोई भी बात बोली जो कि सच थी तो वो सच, और किसी व्यक्ति के बारे में भी हमने बोल दी, पर वो पब्लिक गुड के लिए बहुत अच्छी थी, यानी कि जैसे कि प्रेस है, मीडिया है, वो कोई भी अमूमन एक कोई भी कानून है, कोई भी पॉलिसी है, उसके बारे में दिखाते हैं, उसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, पर वो किस लिए दिखा रहे हैं कि ताकि पब्लिक को पता चले कि ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ ठीक हो रही है। तो जो अगर पब्लिक गुड जो है वो आउटवे कर रहा है किसी भी क्रिटिसिज्म को, वो मानहानि के डेफिनेशन में नहीं आएगा, मानहानि के दायरे में नहीं आएगा। मान लीजिए कोई राय सार्वजनिक है, वो तो आपने सबके सामने दी, कोई निजी राय आप किसी पब्लिक फिगर को देते हैं, कोई ओपिनियन क्रिएट करते हैं, तो क्या वो भी मानहानि में आएगा? अब कोई भी पब्लिक फिगर है, चाहे पब्लिक फिगर ना भी हो, कोई व्यक्ति भी है, अगर आप एक ओपिनियन दे रहे हैं तो ओपिनियन जो है सच से रिलेशन होना चाहिए या फिर कंडक्ट से रिलेशन होना चाहिए। अब किसी भी व्यक्ति का कुछ भी कंडक्ट हो सकता है, किसी पब्लिक ऑफिसर का भी हो सकता है, पब्लिक फिगर का भी कोई कंडक्ट हो सकता है, वो एक तरीके से ऑपरेट करता है, कोई कंडक्ट है उसका। हम उसके कंडक्ट के बारे में तो आप राय दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं, आप ये कह सकते हैं ये ऐसा फैक्ट हुआ, इन्होंने इस तरीके से काम किया, इसलिए मेरी राय इनके बारे में ये बन गई। पर उनके पर्सनल कैरेक्टर को अगर आप क्षति पहुंचाएंगे, उनके पर्सनल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे तो डिफेमेशन में आ जाएगा। अगर उनके कंडक्ट के बारे में बात करेंगे तो शायद डिफेमेशन में नहीं आएगा। जी चलिए, रेवाड़ी से बलराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार। जी 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 मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, मैंने एक साल 2 महीने पहले, जी हेलो जी जी, 1 साल 2 महीने पहले मैंने बिजली का कनेक्शन लिया था जी और ना तो बिजली का कनेक्शन दिया है उन्होंने, जी, और जब मैं कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता हूँ तो वो मेरे को मतलब कि मार पीटने की धमकी देते हैं जी, और जो एसडीओ है और जो और लेबर मतलब कि ऑफिसर हैं, वो मेरे को बोलते हैं कि यहाँ आने की आपको जरूरत नहीं है। जी, तो आप मेरे को ये बता सकते हैं कि क्या करना पड़ेगा मेरे को? देखिए, मुझे नहीं लगता आपका सवाल मानहानि से रिलेटेड है। आज हम मानहानि कवर कर रहे हैं तो मेजरली हम इसी के बारे में बात करेंगे, पर आपको सलाह दे देता हूं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं कि आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मारपीट करने की धमकी दी जा रही है। और आईपीसी में दूसरे भी प्रोविजंस हैं कि सरकारी अफसर आपको अगर कोई मारपीट करता है या आपका काम नहीं करता तो आप उसके खिलाफ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, विजिलेंस के पास जा सकते हैं, आपका काम नहीं हो रहा, ये क्लियर कट केस है करप्शन का, तो आप अपने उस तरीके की रेमेडीज़ को देखिए, वो रेमेडीज़ जो है एक्सरसाइज कीजिए, अपने हक की मांग कीजिए, और रेलिवेंट जो अथॉरिटीज़ हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ कंप्लेंट कीजिए, पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, हमें उम्मीद है आपका काम हो जाएगा। जी चलिए, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। वकील साहब, मान लीजिए किसी ने मानहानिकारक कोई बात कही, जी, उसके अलावा कानूनन और कौन कौन लोग इसके घेरे में आएंगे या जो एट फॉल्ट हैं? जो भी व्यक्ति अगर मानहानि की बात कोई कही गई है, उससे कोई भी व्यक्ति रिलेटेड है बात करने में, वो सारे उस दायरे में आएंगे। जैसे कि अगर बात करें प्रिंट मीडिया की ही बात करें, कोई चीज़ अखबार में छप गई, अखबार में कैसे छपेगी? कोई व्यक्ति, एक कैमरामैन कुछ दिखाएगा, एक कॉरेस्पॉन्डेंट जो है, जर्नलिस्ट जो है, वो कुछ लिखेगा। अब उसमें वो खुद नहीं लिखेगा, किसी को डिक्टेट करेगा, डिक्टेशन देगा, तो वो डिक्टेशन लेने वाला भी इस दायरे में आ जाएगा, जिसने डिक्टेशन दी जर्नलिस्ट में वो भी इस दायरे में आ जाएगा। पब्लिश करने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि एडिटर यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी अखबार में छपा वो एडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, तो वो भी इस दायरे में आएगा। अब इस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, कोई फोटोग्राफर, कैमरामैन, जर्नलिस्ट और एडिटर, जो भी लोग उस डिफेमेटरी वर्ड्स की या पब्लिश के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पब्लिश करने के लिए या टीवी पे दिखाने के लिए, वो सब उस दायरे में आएंगे। अब उनके एक्सेप्शन क्या है? कोर्ट में उनके खिलाफ केस तो दायर हो जाएगा। अब उनको रेमेडी यही है, या तो उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि हमें इसकी नॉलेज नहीं थी, ऑल्दो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर होल अपगोइंग, पर जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिब मेरे सामने ये बात आई नहीं,
और मेरी नॉलेज के बगैर ये सारा काम हो गया, कोई डिफेमेटरी लैंग्वेज छप गई, कोई मटेरियल छप गया या टीवी पे आ गया, तभी उनको प्रोटेक्शन है, अदरवाइज ये सारे लोग उसके दायरे में आएंगे। जी जी, चलिए गुड़गांव से राजवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार राजवीर जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम जी। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल राजवीर जी। चलें, इनसे भी संपर्क हमारा टूट गया। हम आपसे दरखास्त करेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें, ताकि आप हमें और हम आपको बेहतर सुन पाएं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, पर हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू, मैं हूं गुंजन। जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है मानहानि। इससे मुतालिक कोई भी सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, मान लीजिए कोई पब्लिक कंट्रोवर्सी होती है जो अक्सर ही होती रहती है, उस पर किसी ने कोई टिप्पणी कर दी, तो क्या ये भी मानहानि के दायरे में आएगा? अब ये डिपेंड करता है कि टिप्पणी या ओपिनियन किस तरीके का ओपिनियन है। अब कोई भी पब्लिक कंट्रोवर्सी हो गई या कंट्रोवर्सी ना भी हुई तो कोई भी सरकारी कोई पॉलिसी आ गई, उसके बारे में टिप्पणी हो गई, या तो कोई एडिटोरियल छप गए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत प्रोग्राम्स हो जाते हैं। अब ये देखना है कि जो हम क्रिटिक कर रहे हैं, जो क्रिटिकल ओपिनियन दे रहे हैं, वो फैक्ट्स से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि जो फैक्ट्स हैं, जो पॉलिसी है, या कोई पब्लिक फिगर का जो कंडक्ट है, जैसे कि पब्लिक फिगर की भी बात की या किसी जनरल पब्लिक पॉलिसी की हम बात करें, तो जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है, उसके बारे में पहले बात करें, और साथ में बात करें कि क्या क्रिटिसिज्म या आपका ओपिनियन क्या है। कोई पब्लिक फिगर है, पब्लिक फिगर ने ऐसा कुछ किया, उसका कॉन्डक्ट ये था, और उस कॉन्डक्ट के हिसाब से आपका क्या ओपिनियन बनता है, वो आप बोलेंगे तो डिफेमेशन नहीं बनेगा। हाँ, उस पब्लिक फिगर के बारे में या सरकार के बारे में या जो पॉलिसी है, पॉलिसी बनाने वाले के एज सच उसके बारे में अगर कोई पर्सनल कमेंट किया जाता है पब्लिक फिगर के बारे में, या कोई कंट्रोवर्सी, पब्लिक कंट्रोवर्सी हो गई, कंट्रोवर्सी किस व्यक्तियों को रिलेट कर रही है, क्या चीज़ है, अगर उन व्यक्तियों के पर्सनल आप कोई कमेंट करेंगे तो वो डिफेमेशन आएगा। आप कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे, कंट्रोवर्सी का फैक्ट तो ये था और मेरा ओपिनियन ये है, कोई पॉलिसी आई, पॉलिसी ये है, मेरा ओपिनियन ये है, तो वो डिफेमेशन के डेफिनेशन से, वो डिफेमेशन से बाहर हो जाएगा। चलिए, राजवीर फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड़गांव से। राजवीर जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है मैडम जी कि मेरे बेटे की पुत्रवधू ने हम पर दहेज का केस डाल दिया है जी, और वो दहेज का केस डाल करके अपने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फरार है, और वो 5 तारीख लग चुकी है जिस पर वो आती भी नहीं है जी। पुलिस की जांच में हम दोनों को निर्दोष पाया गया है जी, केवल प्रताड़ना का लड़के पर केस है। अब वो तारीख पे आ नहीं रही, तो क्या हमको इसके बारे में कोई मानहानि का केस कर सकते हैं? जी, इस जो आपने बात की, आप पे 498A का केस लग गया, यानी कि एक क्रिमिनल केस आपके ऊपर फाइल कर दिया। आपकी आइडली देखा जाए तो आपको यह लगेगा कि आपकी मान की हानि हो गई, पर आप मानहानि का केस इसलिए दायर नहीं कर सकते क्योंकि ये उसने लीगल प्रोसीडिंग्स की है, कोई लीगल प्रोसीडिंग का सहारा लिया है, तो ये मानहानि की डेफिनेशन में तो नहीं आएगा। आप मानहानि का केस तो नहीं फाइल कर सकते। हाँ, मलेशियस प्रोसिक्यूशन का केस जरूर फाइल कर सकते हैं। झूठा केस अगर आपके अगेंस्ट प्रूव हो जाता है कि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई प्रताड़ना नहीं की, 498A का केस में आप बरी हो जाते हैं, तो आप मलेशियस प्रोसिक्यूशन यानी कि झूठा केस लगाने के की तो कंप्लेंट आप कर सकते हैं, उस तरीके का केस तो ला सकते हैं, पर मानहानि का केस नहीं ला सकते। जी जी। वकील साहब, मान लीजिए मैं कोई स्टेटमेंट लिखती हूँ, कोई अपना ओपिनियन लिखती हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में लिखा उसका नाम बदल देती हूँ, जी, तो क्या उस केस में भी ये मानहानि माना जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। अब ऐसा बहुत बार होता है, प्रिंट मीडिया में तो होता ही है कि किसी भी कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहे हैं पर नाम चेंज कर दिया, किसी भी नेता के बारे में बात कर रहे हैं तो बोल दिया कि फलां एक्स बोल दिया, वाई बोल दिया। पर अगर आप जो भी बातें कर रहे हैं फैक्ट्स के ऊपर, तो उससे अगर पब्लिक एट लार्ज को पता चल जाता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल लें, अगर हम बात करें कि एक नेता जो कि चारा घोटाले में उसको सजा हुई, अब ये बड़ा ही एविडेंट हो जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम वो बात तो कर सकते हैं, हम चाहे हमने नाम चेंज कर दिया तो हम बोले, अगर हम ऐसी कोई बात बोलते हैं कि जो सच नहीं है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो वो डिफेमेशन में आ जाएगा। किसी का कैरेक्टर अगर सच्चाई है, उसका कोई कोर्ट ने अगर उसे सजा दी है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसी भी
घोटाले में किसी भी नेता को सज़ा हो गई, हम ये बात करें कि हाँ इस नेता को इस घोटाले में सज़ा हुई और हमारा ओपिनियन क्या है, तो डिफेमेशन में नहीं आएगा, चाहे हम उस नेता का नाम ही क्यों ना लें। और अगर हम कुछ एग्जैजरेट करें, जो कुछ हुआ ना हो, गलत बात बोले उस नेता के बारे में, चाहे हम उसका नाम भले ही ना लें, किसी भी व्यक्ति का भी व्यक्ति भी हो, नेता ना भी हो, पब्लिक फिगर ना भी हो, उसका अगर हम नाम ना भी लें और अगर सबको एविडेंट हो जाता है कि हाँ हम इसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, आप चाहे ये भी सोचें कि मुझे ऐसा लगता है, अपने बारे में बात करें, मुझे ऐसा लगता है, एलिजिडली बोले, एलिजिडली वर्ड का यूज़ कर लें, तो भी डिफेमेशन में आएगा, चाहे आपने नाम सीधा सीधा लिया है या नहीं लिया है। जी चलिए, तो यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, पर हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज हम बात कर रहे हैं मानहानि पर। विवेक साहब, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई ऐसी टिप्पणी कर देता है लिखित में या वर्बली, तो क्या वो भी डिफॉर्मेशन में ही आएगा? बल्कि अगर ऐसी कोई टिप्पणी होती है, कोई ऐसे वर्ड्स बोले जाएं या ऐसा कुछ लिखा जाए जिसको जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, तो ये बहुत ही हार्श लॉ के अगेंस्ट अंडर आएगा, डिफेमेशन में नहीं आएगा, सेडिशन में आएगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा कुछ बोल दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, हम तो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं अपनी सरकार के खिलाफ, तो ये सेडिशन कैसे हो गया? सेडिशन का मतलब तो देशद्रोह हो गया। देशद्रोह कैसे हो गया? अब क्योंकि ये कानून जो है हमारा इंडियन पिनल कोड अंग्रेज़ों के ज़माने का है, अंग्रेज़ों ने ही इसे लिखा था, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस तो आए नहीं है, तो उस टाइम उन्हें जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको देशद्रोह कह दिया जाता था। आज भी वो प्रोविजंस हैं कानून में। अगर कोई सरकार के बारे में बोल दे, सरकार के खिलाफ डिसलॉयल्टी जो है वो दिखाए, डिसअफेक्शन को बढ़ावा दे, वो सेडिशन या देशद्रोह में लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है रोज़मर्रा में हम देशद्रोह के इस तरीके के कोई केस देखते हों, हाँ, पर वन ऑफ केसेस ऐसे होते हैं। अभी जो पिछली सरकार थी उसमें भी मैंने देखा कि एक दो इस तरीके के केस कुछ ऐसा लिख दिया सरकार के खिलाफ, सेडिशन के चार्जेस लगा दिए, माओसिस्ट के अगेंस्ट लगा देते हैं, माओवादियों के अगेंस्ट भी देशद्रोह के चार्जेस इन्हीं सेक्शंस में लगाते हैं क्योंकि उन्होंने पब्लिकेशन निकाल दी, कुछ ऐसे शब्द बोले उन्होंने जो देश के खिलाफ थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हैं, कुछ ऐसी पब्लिकेशंस निकाली जो कि वहाँ के लोकल लोग उसे पढ़ते हैं, तो उस केसेस में सेडिशन का चार्ज लगा देते हैं, देशद्रोह का चार्ज लगा देते हैं। तो प्रोविजन है देशद्रोह के चार्ज का, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो सकती है, 3 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा का प्रावधान है, फाइन का भी प्रावधान है। बट मेजरली आम आदमी के खिलाफ अगर हम बोल भी देते हैं सरकार के खिलाफ, कोई क्रिटिकल ओपिनियन लेके आते हैं, कोई प्रिंट मीडिया भी लेके आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेके आए, तो अमूमन देखा है कि इस तरीके का चार्ज लगाया नहीं जाता। जी विवेक सर, एक चीज़ और बताइए, मान लीजिए कोई ऐसी स्टेटमेंट बोलता है या लिखता है जो दंगे भड़का सकती है या पब्लिक पीस के खिलाफ हो सकती है, तो ऐसे में किसकी मानहानि होगी? पहले तो ये बताइए किसके खिलाफ ये मुकदमा बनेगा और क्या ये मानहानि है? अगेन ये अगर इस तरीके की कोई स्टेटमेंट्स हैं, कोई वर्ड्स हैं या ऐसी कोई पब्लिकेशन निकाल दी जिससे कि दंगे भड़क सकते हैं रिलीजन के बेसिस पे, पब्लिक पीस को जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है, ये मानहानि में नहीं आएगा, पब्लिक पीस को क्षति पहुंचाने के प्रोविजंस में आएगा, जो कि 153A ऑफ इंडियन पिनल कोड में ये कवर होगा और इसमें भी 3 से 5 साल की सज़ा हो सकती है। अब आपका अच्छा सवाल है कि इसमें सज़ा होगी किसको, कंप्लेंट कौन करेगा? कंप्लेंट कोई भी कर सकता है जो कहता है, जिसको ये लगता है कि इस एरिया में दंगे भड़काने वाली इस व्यक्ति ने बात की है, वो प्रूफ लेके आएगा कि इस तरीके का कोई वीडियो है, जैसे कि हम देखते भी हैं वीडियो सामने आते हैं जो कि भड़काऊ भाषण होते हैं, वो अगर कोई भी कंप्लेंट कर सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ और इसमें पुलिस में FIR भी की जा सकती है, पुलिस खुद ही इसमें एक्शन लेगी, आपको कोर्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा कंप्लेंट करने के लिए, आप पुलिस के पास जा सकते हैं, वो वीडियो लेके कोई भी व्यक्ति FIR करा सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने भड़काऊ भाषण दिए हैं, जिसने पब्लिक पीस, पब्लिक शांति को भंग करने की कोशिश की है। जी वकील साहब, सोशल मीडिया आजकल बहुत प्रेवलेंट है, फेसबुक पे भी लोग होते हैं, ट्विटर पे भी होते हैं, ब्लॉग्स भी होते हैं, कई बार ट्विटर पे या ब्लॉग पे ही कोई बार ऐसी चीजें लिख दी जाती हैं जो मानहानिकारक होती हैं, ऐसे में किसे सजा होगी, किसके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा, या ये भी मानहानि की कैटेगरी में आएगा क्या? जी बिल्कुल ठीक बात है। ये जो आपने सवाल किया है, जो आपने सवाल टच किया है, आज के टाइम पे ये हर बहुत लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है और ये आज की रोजमर्रा की जिंदगी में ये बहुत ही प्रेवलेंट हो गया। बहुत ताज़ा उदाहरण है, सरकार बनी है उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ काफी सारे जोक्स भी आ रहे हैं, इवन अदरवाइज भी सरकार किसी भी पब्लिक एट लार्ज व्यक्ति के खिलाफ भी या किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में भी किसी ने ब्लॉग पे कुछ भी लिख दिया, उसे हटवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम धीरे धीरे टच करते हैं कि ये किस तरीके से क्या होता है। ब्लॉग्स हैं, सोशल मीडिया में ब्लॉग्स हो गए, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इस पर कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट पे बना के ब्लॉग पे कुछ लिख देगा या ट्विटर पे कुछ लगा दिया जो कि पब्लिक एट लार्ज को ट्रांसमिट हो गया,
फेसबुक पे है, फेसबुक पे बहुत लोगों ने शेयर कर दिया, और चाहे ब्लॉग पे आपने छाप दिया, ब्लॉग पे लिख दिया, वो पब्लिश हो गया। अब आएगा तो ये मानहानि में। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि इसको आप हटवा नहीं सकते। अब फेसबुक पे आ गया तो उसे मल्टीपल लोगों ने शेयर कर दिया, तो पहले तो ये सर्टन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये फर्स्ट आदमी कौन था जिसने ये छापा। ट्विटर पे शायद आसान रहेगा उसमें, क्योंकि रीट्वीट करते हैं। और जहाँ तक ब्लॉग है, ब्लॉग में किसी व्यक्ति ने अगर कोई पब्लिश कर दिया है तो वो ईजी नहीं होता आइडेंटिफाई करना। आप मानहानि का केस लेके आएंगे, आपको नहीं पता किसके खिलाफ लेके आना है। जो पब्लिश हुआ है या फेसबुक पे हुआ है, ट्विटर पे हुआ है, या फिर ब्लॉग पे हुआ है। ब्लॉग अमूमन ज़्यादातर ब्लॉग गूगल या वर्डप्रेस के ही होते हैं। आप उनको पार्टी बनाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, ये सारी कंपनीज जो हैं यूएस में बेस्ड हैं, और हमारे कानून के हिसाब से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन तो है हमारे कानून की ऑफेंसेस के रिलेशन में, पर उनको यहाँ लाया कैसे जाए। आपको अगर कोर्ट उन्हें समन करना भी चाहे तो वो यूएस की कंपनियां हैं, उनकी यहाँ कोई सरोकार है नहीं, इंटरनेट पे तो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम आती है हटवाने में। ये ज़रूर है कि ब्लॉग्स पे बहुत कुछ लिखा जाता है, डिफेमेटरी लिखा जाता है। प्रॉब्लम आती है हटवाने में। ऑल्दो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 66A है जो कि लगाया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर उसने ऑनलाइन इस तरीके की डिफेमेटरी लैंग्वेज या फिर ऐसा कुछ जो कि सरकार को, जिससे कि पब्लिक पीस को प्रॉब्लम हो जाए, सरकार के अगेंस्ट हो, वो सारी चीजें की तो जा सकती हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, किसने ऐसा कुछ किया है, उसे पकड़ा कैसे जाए, नाम कैसे लिया जाए। जी, यानी कि आप कह रहे हैं फेसबुक पे अगर कोई इस तरह की चीजें लिखता है तो उसे पकड़ना भी मुश्किल और डिफॉर्मेशन का केस भी नहीं हो सकता। डिफॉर्मेशन का केस तो आप फाइल कर सकते हैं, कॉज ऑफ एक्शन तो बनेगा, पर कॉज ऑफ एक्शन किसके अगेंस्ट बनेगा ये बड़ी मुश्किल है, क्योंकि फेसबुक पे सामने आपको दिख रहा है उसको बहुत लोगों ने शेयर किया हुआ है। अब इसमें वो उसी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है जो कि जिसकी इंटेंशन थी इस तरीके का काम करने के लिए। तो आप शेयर करना तो उस तरीके की, अगर जो भी व्यक्ति शेयर करेगा, बहुत ही यंगस्टर्स हैं कुछ भी शेयर कर देते हैं, अगर उन सबको पकड़ लेंगे तो उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। आपको तो वो व्यक्ति आइडेंटिफाई करना है जिसने पहली बार ये चीज़ें स्टार्ट की, ट्विटर पे पहली बार लेके आया, फेसबुक पे लेके आया और उसने ऐसे फोरम्स में डाल दिया जिसकी वजह से लोगों ने शेयर किया। वैसे देखा गया है कि जो सेक्शन 66A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, जो इन चीज़ों से रिलेट करता है, ऑनलाइन अगर इस तरीके की कुछ चीज़ें हो जाएं तो उसमें किसी भी यंगस्टर को पकड़ लेते हैं। आपने देखा होगा बॉम्बे, पुणे, इस तरीके के काफ़ी केसेस सामने आए थे पीछे इस दौरान, जिसमें सेक्शन 66A का मिसयूज़ हुआ। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंस्ट्रक्शंस दी थी, डायरेक्शंस दी थी कि इस तरीके के केसेस में कॉशन बरती जाए, ऐसे ही किसी को पकड़ ना लिया जाए, पहले देखा जाए इस तरीके का डिफेमेटरी मटेरियल किसने स्टार्ट किया, उसको ही पकड़ा जाए। और इसमें पहले इंस्पेक्टर या किसी SIB, कोई सब इंस्पेक्टर भी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता था। अब इसकी पावर सिर्फ ACP या उससे ऊपर के लेवल के ऑफिसर्स ही कर सकते हैं। जी, चलिए, एक कॉलर बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भिवानी से हैं विनोद। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, एक लेडीज है जो उसका लड़का एक रेप केस में बंद है और वो लेडीज बार बार मेरी झूठी रिपोर्ट दे रही है, जिससे कि उसकी 6-7 रिपोर्ट तो पुलिस ने कैंसिल कर दी, ये झूठी है जी। उसके बाद एक रिपोर्ट में मेरी 751 में जमानत करा ली मैंने जी। क्या मैं उस पर मानहानि का केस कर सकता हूँ जी? जी, इस केस में जैसे कि मैंने एक प्रश्न इसी तरीके का पहले आया था, आपके खिलाफ झूठी कंप्लेंट दे रही हैं, कोई इसमें आपका मानहानि का दावा तो नहीं बनेगा। हाँ, आप झूठी कंप्लेंट देने का केस जरूर कर सकते हैं। उसमें 182-83 की अगर कार्रवाई की जाए तो इसके अंदर 2 से 5 साल की सजा हो सकती है। तो आप वो कार्रवाई तो करवा सकते हैं, वो कंप्लेंट तो 182 में तो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, इसमें मानहानि नहीं बनेगी। झूठी कंप्लेंट देने का, झूठे केस में आपको फंसाने का जरूर दावा आप फाइल कर सकते हैं। जी, चलो, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। वकील साहब, मान लीजिए कोई किसी के प्राइवेट फैक्ट्स को पब्लिसाइज कर देता है या प्रिंट कर देता है, तो क्या उसमें भी दावा किया जा सकता है? जी बिल्कुल। अब ये देखना पड़ेगा कि वो प्राइवेट फैक्ट्स हैं क्या वो प्राइवेट फैक्ट्स ठीक है या गलत है। अगर हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, फैक्ट्स तो यानी कि ठीक होता है। फैक्ट्स का मतलब ये है कि जो सच्चाई बोली जाए, पर वो प्राइवेट फैक्ट से पब्लिक का लेना देना क्या है। अगर कोई पब्लिक फिगर है, पब्लिक फिगर में तो उसका जो कंडक्ट है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, पर किसी के किसी के बारे में भी पर्सनल अगर कमेंट किया जाए, उसके मॉरल कैरेक्टर को अगर हम टच करेंगे तो मानहानि में ही आएगा। चाहे वो व्यक्ति ऐसा पब्लिक फिगर ही क्यों ना हो, उसके कंडक्ट को, पब्लिक कंडक्ट की तो बात कर सकते हैं, पर उसके मॉरल कैरेक्टर, पर्सनल नेचर का अगर हम कोई कमेंट करेंगे तो मानहानि में आएगा। जी जी, चलिए, भिवानी से शशि हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार शशि जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है मैडम कि ये जो अच्छी एक्ट में जी उसी दिन तो FIR दर्ज होती है।
जी। और उसी दिन उन दोनों का कंप्रोमाइज होता है, उस पार्टी का और जिसने FIR दर्ज करवाई थी उसका। आप SC/ST एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा जी। तो इसमें ये गलत जो उन्होंने लिया है उसके खिलाफ कुछ हो सकता है जी? जी देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम आज मानहानि के बारे में बात कर रहे हैं, SC/ST एक्ट के बारे में नहीं कर रहे। हाँ, पर ये है, अगर आपकी किसी ने झूठी कंप्लेंट दी है तो आप हाँ, उसके जी वही मैं कह रहा हूँ झूठी कंप्लेंट तो होगी ना जी? हाँ जी, जो झूठी कंप्लेंट है उसमें आप मानहानि का केस तो नहीं ला सकते, पर झूठी कंप्लेंट में झूठी कंप्लेंट करने का केस ला सकते हैं। 182 की कार्रवाई कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरी झूठी कंप्लेंट दी तो इसको सजा दी जाए। उसमें 2 से 5 साल के सजा का प्रावधान है झूठी कंप्लेंट किसी के भी खिलाफ लाने का। तो अब वो आपके पास रेमेडी है, मानहानि की रेमेडी नहीं है जी। अच्छा जी। वकील साहब मान लीजिए कि आपकी मानहानि किसी एक शहर में हुई, तो क्या कंप्लेन किसी और शहर में लॉन्च कराई जा सकती है? अब इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें एक क्रिमिनल एक्शन लाया जा सकता है, एक सिविल एक्शन लाया जा सकता है। पहले बात करते हैं क्रिमिनल एक्शन की। क्रिमिनल एक्शन के लिए ज्यूरिसडिक्शन कहाँ बनेगी? जहाँ कॉज ऑफ एक्शन हो। अब कॉज ऑफ एक्शन देखना पड़ेगा कि मानहानि हुई तो कहाँ हुई। अगर कोई प्रिंट मीडिया में हुई है तो प्रिंट मीडिया में कहाँ उस अखबार का दफ्तर है, या उसमें अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हुई है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दफ्तर कहाँ है। अगर वो भी हम असर्टन नहीं कर सकते कि कहाँ उसका दफ्तर था, कॉज ऑफ एक्शन कहाँ है, तो जहाँ भी अखबार पढ़ा गया, अखबार मैंने रिसीव किया, या जहाँ भी मेरा टीवी है जहाँ पे मैंने देखा, जहाँ पब्लिक एट लार्ज ने देखा, उस तरीके से ज्यूरिसडिक्शन बनाई जा सकती है। तो पहला इफेक्ट तो ये होगा कि जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहाँ दफ्तर है अखबार का या न्यूज़पेपर का, या जिसने भी किसी व्यक्ति ने डिफेमेटरी अगर भाषण भी दिया है, जो जहाँ उसने दिया है भाषण दिया है, जहाँ अखबार का दफ्तर है वहाँ फाइल कर सकते हैं। और अगर वो असर्टन नहीं कर सकते कि कहाँ वो दफ्तर था, तो जहाँ मैंने पढ़ा वहाँ फाइल कर सकते हैं। अब हम सिविल एक्शन की बात करें, जिसमें कि हम सूट फॉर डैमेजेस ला सकते हैं। अब वो ऐसी जगह पे ला सकते हैं जहाँ की प्लेंटिफ रिजाइड करता हो, जहाँ प्लेंटिफ रहता हो, यानी कि ऐसी जगह जहाँ जो प्लेंटिफ है जिसकी मानहानि हुई है, जो वहाँ जिस जगह पे वो रहता हो, वहाँ उस जगह पे केस लाया जा सकता है मानहानि का सिविल एक्शन। जी वकील साहब, अगर मान लीजिए मानहानि होती है तो कंप्लेंट क्या वहीं थाने में ही लिखवाई जाएगी या किस तरह से लिखवाई जाएगी? क्या क्या प्रूफ चाहिए होंगे? जी, अगर हम कंप्लेंट की बात करें, यानी कि क्रिमिनल एक्शन की बात करें, तो जो 499 में मानहानि यानी कि डिफेमेशन का जो ऑफेंस है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें FIR नहीं करवाई जा सकती। इसमें पुलिस आपकी FIR नहीं दर्ज करेगी, आपको कोर्ट में डायरेक्ट जाना पड़ेगा, एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, अपने प्रूफ पॉइंट लेके आने पड़ेंगे कि ये मटेरियल है जिसकी वजह से मेरी मानहानि हुई, ये गलत मटेरियल है, इससे वजह से मेरा मॉरल कैरेक्टर को टच हुआ, पब्लिक में मेरी जो रेपुटेशन थी, रेपुटेशन खत्म हो गई। आप मटेरियल कोर्ट के सामने लेके जाएंगे, अपना एविडेंस कराएंगे उसमें प्री समनिंग एविडेंस में, और उसके बाद जो कोर्ट है वो जो एक्यूज है जिसने भी मानहानि की है, कि चाहे कोई प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, किसी ने भाषण दिया है, या किसी ने भी आपके खिलाफ जो भी इस तरीके के आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, तो कोर्ट उसे समन करेगी और उसके खिलाफ केस पूरा चलेगा। जी फैसला कितने टाइम में आ जाता है वकील साहब ऐसे केसेस में? अगर अमूमन कानून की बात करें तो 2 से 3 साल में फैसला आ जाना चाहिए, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो ये डिफेमेशन के केसेस होते हैं, मानहानि के होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल एक्शन है चाहे वो सिविल एक्शन है, यूजुअली ये कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाते, इसमें सज़ा होती नहीं, क्योंकि उससे पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब किसी ने किसी भी व्यक्ति में तैश में आकर या वैसे भी कुछ कह दिया, केस उसके खिलाफ दायर हो जाएगा, जिसकी मानहानि हुई थी वो केस दायर कर देगा। अब ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि 499 में अगर हम बात करें, 499, 500 में तो मानहानि कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि अगर जिस व्यक्ति ने मानहानि की है वो माफ़ी मांग लेता है जिस व्यक्ति की मानहानि की गई है उससे, यानी कि जो एक्यूज्ड है कंप्लेनेंट से माफ़ी मांग लेता है, तो उस केस में केस वापस लिया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। और जहाँ तक सिविल एक्शन की बात है, उसमें भी अगर माफ़ी मांग ली जाए तो उसमें डैमेजेस नहीं दिए जाते। इसी तरीके का एक केस था दैनिक जागरण अखबार को लेके, उसमें भी यही ऐसा ही कुछ हुआ था। उसमें दैनिक जागरण ने कुछ ऐसा पब्लिश कर दिया, तो जो जिस व्यक्ति की डिफेमेशन हुई थी उसने केस डाल दिया अखबार के खिलाफ। तो दैनिक जागरण ने सिफारिश की, अपनी एक पेशकश दी कि हम जो हैं अपनी माफ़ी मांग लेते हैं अखबार में, और जो भी हमने किया है हम कोशिश करेंगे कि हम अनडन कर दें, हम कोशिश करेंगे माफ़ी मांगने की कि हमारे से गलत खबर छप गई और हम माफ़ी मांगते हैं।
तो उस केस में माफ़ी मांगने के बाद जो सूट फॉर डैमेजेस नहीं बनेंगे, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने माफ़ी मांग ली है। तो अमूमन इस तरीके के जो केसेस हैं डेफेमेशन के, इसमें यूजुअली होता क्या है, अपोजिट पार्टी अपनी अपॉलॉजी टेंडर कर देता है, माफ़ी मांग लेता है, और अमूमन ये केस, इस तरीके के केस खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज अगर ये केस चले तो 2 से 3 साल में फैसला आ जाना चाहिए। जी। पर वकील साहब, प्रूफ की बात एक बार फिर से आती है, किस किस तरह के प्रूफ आपको लेके जाने चाहिए? जैसे अगर हम फिर वही बात है कि अगर हम प्रूफ की बात करें तो हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। पहले तो अगर ऐसा कुछ पब्लिश हुआ है, कोई ऐसे वर्ड्स या स्टेटमेंट जो कि पब्लिश हुए हैं, चाहे अखबार में चाहे मैगजीन में, तो आप मैगजीन की कटिंग ले जाएं या उस दिन का अखबार ले जाएं, अखबार की कटिंग लेके जाएं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके खिलाफ ऐसी कोई भाषण था जो कि दिखाया गया है, तो उसकी कोई वीडियो होनी चाहिए, आप वीडियो लेके जाएं और दिखाएं। और अगर ऐसे कोई शब्द हैं जो पब्लिक में बोल दिए किसी ने, जैसे भाषण है, भाषण में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपत्तिजनक शब्द कहे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, तो उन लोगों को बयान देना पड़ेगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही। तो इन शॉर्ट 3 चीज़ें हैं, या तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए जो वर्बल है, किसी ने शब्द बोले हैं तो 4 आदमी होने चाहिए ये कॉरोबरेट करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि ये शब्द बोले गए हैं, इस वजह से मानहानि हुई है। अगर कोई प्रिंट मीडिया है, कोई मैगजीन में या अखबार में आपके खिलाफ कोई छाप दिया गया है, तो मैगजीन की कटिंग या अखबार की कटिंग लेके जाइए। और अगर न्यूज़ में ऐसा कुछ दिखा दिया गया है तो वो आप वीडियो लेके जाइए, वो प्रूफ पॉइंट है, उसके बेसिस पे ही आपका केस आप फाइल कर सकते हैं। जी चलिए वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था आज का कानूनी पहलू। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।